उस पर मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस बात को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि कुछ आपको इस क्रिटिकल टाइम में आपको कुछ रिलैक्स मिले। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी जो समय चल रहा है, इस समय सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। उनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो बेचारे थक जाते हैं, उनको नींद ज्यादा से ज्यादा लगता है। तो इस समय आप उसी समय पढ़ाई करें जब आपका मन कर रहा हो पढ़ने का। जबरदस्ती अपना टाइम वेस्ट ना करें। और मैं इसके पहले आपको कुछ टिप्स बताया था, उस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले यदि मैं टिप्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ही बताऊं, और ये आप किसी भी विषय पर अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए। सबसे पहला चीज क्या करना है कि जहां पे डिस्कस करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, वहां तो ये बहुत आसान है, आसानी से डिस्कस हो सकता है। लेकिन हम लोग यह क्या है कि पढ़ाई पे कोई बात ही नहीं करता है, और पढ़ाई पे कोई बात नहीं करता है, इसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन उतनी बढ़िया नहीं हो पाती है। क्योंकि डिस्कस से क्या होता है कि उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। एक बात मैं बता दूं कि यदि ये बात आप अभी नहीं सुन रहे हैं और आपका एग्जाम फरवरी में शुरू होने वाला है, यदि अल्पक्समेटली देखा जाए तो आपके पास टाइम खूब है, तो आप देखेंगे तो आपके पास टाइम अल्पक्समेटली 35 दिन है। और इसके बाद आप कितना भी मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का कोई खास मतलब नहीं है। मैंने कई बार ये चीज बताया है कि लोग बोलते हैं कि कठिन परिश्रम करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी दावा है कि कठिन परिश्रम करने वाले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कठिन परिश्रम यदि समय पे न किया जाए, समय से न किया जाए, तो उस कठिन परिश्रम का कोई खास मायने नहीं निकलता है। और कठिन परिश्रम करने अगर समय पर न किया जाए तो उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आता है। तब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुभ गई खेत, ये बात। तो ये जो आप यदि इस फरवरी बाद 10 फरवरी के बाद, क्योंकि 8 तक आप लोग का एग्जाम है, उसके बाद आप कितना भी मेहनत करोगे तो उस मेहनत का कुछ खास मतलब नहीं है। इसीलिए ये जो टाइम है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप दिल जान लगा दो, इतना मेहनत करो कि मतलब आपके दिल से ये आवाज निकले कि मैंने तो बहुत मेहनत किया है। आप अफसोस न रहे कि मैंने मेहनत नहीं किया है। रिजल्ट बढ़िया आना, 2-4 नंबर ज्यादा आना, कम आना, ये कोई खास मायने नहीं रखता है। लेकिन मेहनत दिल से कीजिए। ये मेहनत करने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इसमें मेहनत कीजिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मेहनत के क्रम में आप जब मॉर्निंग में उठ रहे हैं, इवनिंग में सो रहे हैं, तो उस समय जब आप अपने आप को शांति पूर्वक पाएं, जहां भी आपको लगे कि मैं अकेले हूं, यहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो एक एक लेसन अपना रूटीन बनाइए। और उस रूटीन में आप जैसे में कि अपने से 10 क्वेश्चन पूछिए और उसका आंसर दीजिए। फिर शाम में 10 क्वेश्चन, दिन भर अपने से डिस्कस करते रहिए। क्योंकि देखिए, जो चीजें अगर हमेशा कोई बात आपसे पूछा जाए या खुद से आप पूछ रहे हैं और आप बिना कॉपी और बुक्स के नहीं बता सकते हैं, तो वो आपकी नहीं है। देखिए, पढ़ने और सीखने में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। जो चीजें इंसान पढ़ लेगा, उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इंसान को किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। हमें उन्हीं चीजों के लिए हेल्प की जरूरत है जो हम नहीं जानते हैं, जो हम नहीं सीखे हैं। इसलिए आप अपने याद कीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का टेबल आप पढ़ के दिखाओ, 2 का पहाड़ा पढ़िए, तो आप एक बार भी नहीं सोचेंगे कि कैसे पढ़ते हैं। लेकिन आपसे कोई साइंस की बातें पूछे तो आप शौक आपको लग जाता है कि क्या पूछ दिया, इसका आंसर क्या होगा। इसका मतलब कि आपने बढ़िया से नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई और उस कमी की वजह से आप उस समय उस बात को नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए आप
डिस्कस हमेशा जारी रखिए। ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये नहीं कि सारे लोग इससे समझदार हो जाएंगे, और मैंने शुरू में भी ये बात बोला है कि सब लोग, ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो लाभदायक होगा जो थोड़ा सा मोटिवेशन और दूसरों की सुनने में इच्छा रखते होंगे। एक मैं बात बता दूं, आप अपने से 10 क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे कोई पूछे कि आवेश क्या है, आवेश के 2 गुणों को बताओ, आप खुद से पूछोगे कि आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को बताओ, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप खुद से बताइएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन या विलियम गिलबर्ट के अनुसार जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, इनमें छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और उस गुण को ही आवेश कहते हैं। आपको ये चीज पता है? उसके बाद आप खुद से आंसर पूछिए और उसका आंसर भी खुद से दीजिए। आप प्रश्न कीजिए खुद से और आंसर भी। 2 गुण, आवेश क्वांटमीकृत होता है, आवेश संरक्षित होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आवेश का इकाई मात्रक क्या होता है? आवेश का इकाई मात्रक कूलम होता है। आप खुद से पूछिए आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश किसको बोलते हैं? जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धन आवेशित हो जाता है। ऋण आवेश किसको बोलेंगे? कोई पदार्थ ऋण आवेशित कब होगा? तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से या दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेशित हो जाएगा। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई किसी वस्तु पे, किसी पदार्थ पे, किसी परमाणु पे यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो गई तो वो ऋण आवेशित हो जाता है, यदि प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई तो वो धन आवेशित हो जाता है। इस क्रम में आपसे आप खुद नेक्स्ट पूछिए, अपने से क्वेश्चन पूछिए आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो इसमें आप आंसर बताइए कि इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, आवेश संरक्षित होता है। आप अपने से पूछिए कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही दे सकता है या ले सकता है। आवेश का क्वांटमीकरण ये है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पर आपको आप खुद से पूछिए कि कूलम के नियम क्या है। तो कूलम के नियमानुसार किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कोई भी आपसे यदि क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप रॉकेट के जैसे उसका आंसर दें, न कि आपको समझना है और किसी को समझाना है। समझाने का समय अलग होता है, समझने का समय अलग होता है, आंसर देने का सबका टाइम बटा हुआ है। कभी नहीं कि एक ही में तीनों चीज का आप अनुप्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत है। अभी आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर देना है, तो ये चीज कूलम के नियम मैंने बताया। इसके बाद आप खुद से पूछ सकते हैं कि विद्युतीय बल रेखा क्या है। तो मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए एकांक कोई धन आवेश जिस पथ पर गतिशील होता है उसे विद्युतीय बल रेखा बोलते हैं, या विद्युत क्षेत्र को जिस काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? उसे विद्युतीय बल रेखा कहा जाता है। उस अपने से पूछिए कि विद्युतीय बल रेखाओं के गुण को बताओ। विद्युतीय बल रेखा के 2-4 गुण आपको याद होना चाहिए। जहां विद्युतीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युतीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहां विद्युतीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां विद्युतीय क्षेत्र दुर्बल होता है। विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु से और भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हर एक चीज पर आप ध्यान दीजिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। अपने से पूछिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका इकाई मात्रक क्या होता है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई जांच आवेश या एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र के कारण जितना बल का अनुभव करता है उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इस प्रकार से इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम होता है। छोटा छोटा बात है, और यदि आप अपने से पूछ रहे हैं और इसका आंसर दे रहे हैं तो आसानी से एक एक लेसन आपको याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या है तो आप बताएंगे कि अल्प दूरी पर स्थित अल्प परिमाण किंतु विपरीत प्राकृतिक आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव किसको कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अपने से डिस्कस कीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे आप बता सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश यानी धन आवेश और उसके लंबाई के गुणनफल से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की माप की जाती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है। यदि आपको याद हो गया हो तो आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में। यदि इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से पूछूं कि अक्षीय एक क्यू आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना प्राप्त होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2। अगर तीव्रता आपसे
पूछा गया तो यहाँ आप बता सकते हैं कि आपको याद होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R स्क्वायर। अब ये चीज याद रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको एक एक चीज याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना होता है, आपको ये भी बात याद होना चाहिए कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना होता है। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³ होता है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद यदि आपसे पूछे कि निरक्षीय में तीव्रता कितना होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो आपको याद होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/x³ होता है। एक एक बात आपको याद होना चाहिए। और इस तरीका से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। एक एक फार्मूला आप ऐसे अपने घर पे खूब बढ़िया से याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में बढ़िया करने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके बाद मैं बता दूं कि कोई भी सेट हो, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का भी सेट हो, आप ले करके उसका आंसर, अगर 2 नंबर का 20 क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको बनाइए। अगर 20 में आप 19 बना रहे हैं, 18 बना रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया संकेत है। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो सोच लीजिए कि आपने बहुत बढ़िया से मेहनत नहीं किया है और अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। ये चीज अगर समय पे कोशिश किया जाए तो सब कुछ हो सकता है, और समय बीतने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है मोटिवेशन का। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने तुरंत आने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।